आज की इस वीडियो में हम लोग अवतल अपवर्तक सतह के लिए एक फार्मूला को प्रूव करेंगे। ठीक है, म्यू2 अपॉन में भी माइनस म्यू1 अपॉन में यू इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन में आर। इस फार्मूला को हमको आज प्रूव करना है। एग्ज़ाम में 5 मार्क्स में आ सकता है क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अवतल अपवर्तक सतह बनाते हैं। देखिए, सब आपको पेंसिल से बनाना है। ये हो गया अवतल अपवर्तक सतह। ठीक है, अवतल अपवर्तक सतह ये हो गया इसका प्रधान अक्ष। ठीक है, अवतल अपवर्तक सतह क्या है? ए बी है। ठीक है, इसका ध्रुव मान लेते हैं पी है। इस बिंदुवत वस्तु ओ है। ओ से प्रकाश की किरण निकलती है। ठीक है, इस अवतल अपवर्तक सतह के बिंदु एस पर आपतित होती है। बिंदु एस पर आपतित होती है और इस जो बिंदु एस पर आपतित होते हैं इस पे खींचते हैं हम अभिलंब। ठीक है, अभिलंब जो केंद्र से मिलती है। ठीक है, जो केंद्र को हम लोग क्या माने हुए सी। अब चलिए इस पे मिली। अब यहाँ से जो कांच अवतल अपवर्तक सतह है ई म्यू2 है, ये है सघन माध्यम। ठीक है, और म्यू1 क्या है? वायु है, मतलब ये विरल माध्यम है। विरल इधर क्या हो जाएगा? वायु होगा। तो पे लिख दीजिए म्यू2। म्यू2 ज़्यादा है घन किससे? म्यू1 से। म्यू1 विरल है। विरल कौन? वायु हो सकता है जो सबसे कम। देखिए यहाँ पे सघन जो ज़्यादा घन हो उसको बोलते हैं म्यू2। मतलब ये जैसे कांच और वायु, कांच और वायु में सबसे ज़्यादा घन कौन होता है? इसका डेंसिटी किससे ज़्यादा होता है? कांच का। तो देखिए प्रकाश की जब विरल माध्यम से कहाँ गई? सघन माध्यम में। बिंदु एस पर आपतित होती है तो प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, अभिलंब की ओर मुड़ी। ये चली गई आर दिशा में। ठीक है, अब इसी को हम पीछे की ओर बढ़ाने पर इसी को हम पीछे की ओर बढ़ाने पर हमको आई बिंदु आई पे वस्तु का प्रतिबिंब मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए ये आपतित किरण है और अभिलंब के बीच में बने कोण को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में बने कोण को परावर्तन कोण। ठीक है, आपतित किरण जैसे परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ये आपतित किरण हुआ, ये अभिलंब हुआ। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसे आई से सूचित करते हैं। और क्या है? परावर्तित किरण इधर की ओर परावर्तित हो गया और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण आर से कहते हैं। तो देखिए एकांतर कोण से ई क्या हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा, इसको आर हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले कोण को हम लोग मान देते हैं अल्फा, इस कोण को मान लेते हैं बीटा, इस कोण को मान लेते हैं हम लोग गामा। ठीक है, अब चलिए अब इसमें लिखना है। आप लोग क्या लिख सकते हैं? माना कि म्यू1 एवं म्यू2 दो माध्यमों को अलग करने वाला एक अवतल अपवर्तक सतह ए बी है। ठीक है, हम लोग लिखते हैं क्या लिखेगा? माना कि म्यू1 एवं म्यू2 दो माध्यमों को अलग करने
अलग करने वाला एक कौन है? अवतल अपवर्तक सतह AB है जिसका ध्रुव P, ध्रुव क्या है? P तथा वक्रता केंद्र C है। वक्रता केंद्र C है। ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है। अब आगे करते हैं। इसके मुख्य अक्ष पर रखी एक बिंदुवत वस्तु O है। बिंदुवत वस्तु O है। ठीक है, यहाँ पे मुख्य अक्ष पे बिंदुवत वस्तु है, O है। O है, ठीक है, O है। यहाँ पे लिख दे, इससे प्रकाश की किरण निकलकर अपवर्तक सतह AB के बिंदु S पर आपतित होती है तथा SR दिशा में क्या हो जाती है? SR दिशा में अपवर्तित। देखिए SR दिशा में क्या हो जाती है? अपवर्तित हो जाती है। अपवर्तित हो जाती है। SR को अपवर्तित हो जाती है। SR को पीछे की ओर बढ़ाने पर बिंदु I पर वस्तु का प्रतिबिंब मिलता है। देख लीजिए, एक और भी हम रखे हुए हैं इस इमेज को। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कि यहाँ पे जो लिखे हुए हैं, माना कि μ1 एवं μ2 दो माध्यमों को अलग करने वाला एक अवतल अपवर्तक सतह है। देखिए μ1 है, μ2 है, इसको अलग करने वाला क्या है? AB एक अवतल अपवर्तक सतह है। ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र क्या है? C है। तो ध्रुव क्या है इसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C है। इसके मुख्य अक्ष पर रखी एक बिंदुवत वस्तु O है। ठीक है, मुख्य अक्ष पर रखी एक बिंदुवत वस्तु O है। ठीक है, इससे प्रकाश किरण निकलकर अपवर्तक सतह AB के बिंदु S पर आपतित होती है। O से प्रकाश किरण निकली अपवर्तक सतह के बिंदु S पर आपतित होती है। ठीक है, और SR दिशा में अपवर्तित हो जाती है। SR के पीछे की ओर, देखिए SR दिशा में अपवर्तित हो गई, इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो बिंदु I पर वस्तु का प्रतिबिंब मिल जाता है। ठीक है, अब हम आगे इसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखिए
यहाँ पे तो हमको मिला हुआ है, अति है तो यहाँ पे तो है, इसी में देख देख के हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा, इसी फिगर में हम लोग देखते हैं, बात करते हैं। देखिए त्रिभुज SOC में, देखिए कौन सा त्रिभुज है, देख लीजिए त्रिभुज SOC में, देखिए इधर कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, त्रिभुज SOC में। देखिए एक त्रिभुज का रूल होता है, जैसे हमको त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है, यहाँ से एक बात को याद करके रखिएगा। मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ठीक है, मान लीजिए ये त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है, यहाँ से इस बात को याद करके रखना है कि इसका बाह्यतम कोण क्या है, बाह्यतम कोण अल्फा है। तो मान लीजिए इसका जो बाह्यतम कोण होगा, बाह्यतम कोण जो होता है वो जो अंतः दूरस्थ कोणों के योगफल के बराबर होता है। जो इसका बाह्यतम कोण होगा इसके और इसके योग के बराबर होगा, इस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज SOC में, तो SOC देख लीजिए यहाँ पे SOC, ठीक है। तो SOC में तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, SOC में तो अल्फा बराबर I प्लस गामा, ठीक है। देखिए ये वाला कौन, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, एक छोटा वाला एंगल R हो जाएगा। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, I प्लस गामा, ठीक है। कैसे कि बड़ा सा त्रिभुज में है, बड़ा सा त्रिभुज में, ठीक है, बड़ा सा त्रिभुज में, तो ये अल्फा है, अल्फा और ये एंगल का योग के बराबर होगा। अगर दूरस्थ किसी त्रिभुज का बाह्यतम जो कोण होता है वो दूरस्थ अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो ये अल्फा जो होगा I और प्लस गामा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहीं से हम I इक्वल टू इसी को लिख सकते हैं, I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम इसी को, I इक्वल टू अल्फा, इसको उधर भेजे अल्फा माइनस गामा, समीकरण इसको मान लीजिए 1, ठीक है। अगेन हम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब इसी में फिर अब त्रिभुज के बात कर लेते हैं पुनः। त्रिभुज SIC में, देखिए त्रिभुज SIC कौन हो गया, तो ये S ऊपर वाला SIC, ये वाला में, ये वाला त्रिभुज में SIC में, तो यहाँ पे भी अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर R प्लस बीटा, ठीक है। क्या हो जाएगा, R प्लस बीटा, अल्फा बराबर R प्लस बीटा, तो यहाँ से R क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा, समीकरण 2, ठीक है, समीकरण। तो अब हम लोग चलते हैं इसी में आगे, लिखते हैं स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम, स्नेल का नियम क्या होता है, μ1 साइन I इक्वल टू μ2 साइन, ठीक है, μ2 साइन R, ठीक है। अब जब कोण क्या हो, कोण सूक्ष्म हो और छोटा हो, कोण बहुत छोटा हो, तो हम साइन I को हम क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं, और साइन R को हम क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं, एंगल जब क्या हो, छोटा हो तो, ठीक है। तो इसी की जगह पे μ1 साइन I को हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट I लिख सकते हैं, और μ2 साइन R को हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 एवं 2 से, पीछे हम लोग पढ़े हैं समीकरण 1 एवं 2, समीकरण 1 एवं 2 से पीछे देख लीजिए, पीछे अभी हम पढ़े हम लोग समीकरण 1 में I इक्वल टू क्या पढ़े हैं, समीकरण 1 में भी पढ़े हैं पीछे कि I इक्वल टू अल्फा माइनस गामा
और आर इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। तो देखिए μ1 क्या हो जाएगा, μ1 और आई के जगह पे क्या फर्क पड़े हैं, आई के जगह पे तो अल्फा माइनस गामा, समीकरण 1 में, ठीक है, इक्वल टू μ2 और आर के जगह पे क्या पड़े हैं तो अल्फा माइनस बीटा। चलिए इसको मल्टीप्लिकेशन कराइए सबसे पहले, ठीक है। तो μ1 क्या हो जाएगा, μ1 अल्फा माइनस μ1 गामा इक्वल टू μ2 अल्फा माइनस μ2 बीटा, इसे इसमें इसे इसमें, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखिए अब क्या हो जाएगा कि हम यहाँ से करते हैं इस वाले को μ2 बीटा है ना, इधर ले आते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा μ2 बीटा, इधर माइनस में है तो इधर आ जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। μ2 बीटा माइनस μ1 गामा इक्वल टू μ2 अल्फा, इस μ1 अल्फा को उधर भेज देते हैं तो माइनस μ1 अल्फा। अब देखिए इसको क्या हो जाएगा, यहाँ से μ2 बीटा माइनस μ1 गामा इक्वल टू, यहाँ से अल्फा कॉमन ले लेंगे तो μ2 माइनस μ1, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ से हम लोग एक फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। फार्मूला क्या लगाएंगे, हो सकता है तो हम एक जैसे कि हमको अल्फ़ा बीटा गामा के लिए हम क्या फार्मूला यूज करता है, तो यहाँ से दो तरीके का फार्मूला हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमको अल्फ़ा बराबर जो अल्फ़ा कोण है उसके लिए हम क्या फार्मूला लगा सकते हैं, तो अल्फ़ा के लिए हमको, अब तो यहाँ पे कोण है तो एंगल के लिए एक ई फार्मूला लगाते थे, एंगल के लिए एक फार्मूला लगाते हैं थीटा इक्वल टू, जो कोण इक्वल टू चाप अपॉन में त्रिज्या, चाप अपॉन में त्रिज्या, ये फार्मूला लगा सकते हैं। या हम लोग ये भी कर सकते हैं इसके जगह पे, एक तो तरीका ये है, एक तरीका है कि हम अल्फ़ा बीटा गामा को हम सूक्ष्म मान के हम tan थीटा के रूप में परिवर्तित करते हैं। तो हम यही समझते हैं कि ये कोण बराबर फार्मूला याद होगा कि चाप अपॉन में त्रिज्या, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आगे करते हैं। चलिए अब इस फिगर को देख के बनेगा जो बनेगा से, ठीक है, यहाँ तक रहने देते हैं। अब देखिए आपको μ2 है, क्या है यहाँ पे μ2, अब बीटा के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो बीटा, कोण बीटा बराबर क्या होगा, तो बीटा के लिए चाप अपॉन में त्रिज्या के लिखिएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बीटा के लिए, तो एस पी, ठीक है, एस पी अपॉन में पी आई, क्या लिखिएगा एस पी अपॉन में पी आई माइनस μ1, और गामा के लिए क्या लिखेगा, देखिए गामा एंगल की तरह गामा, तो यहाँ पे गामा है, ठीक है, गामा, तो गामा के लिए क्या लिखेगा, तो एस पी अपॉन में पी ओ, एस पी अपॉन में पी ओ, ठीक है। ये कैसे करते हैं, तो एक फार्मूला क्या है, चाप अपॉन में त्रिज्या, ठीक है, जो एंगल होगा, जैसे कि अल्फा के लिए क्या हो जाएगा, तो एस पी अपॉन में पी सी, ठीक है, तो सही है। अल्फा के लिए क्या हो जाएगा एस पी अपॉन में पी सी, μ2 माइनस μ1, ठीक है। अब आगे हम कंटिन्यू क्या किए, ऐसा करते हैं इसमें से जो है कॉमन ले लेते हैं, क्या एस पी कॉमन ले लेते हैं, तो एस पी इधर से कॉमन ले लेंगे तो μ2 अपॉन में पी आई माइनस μ1 अपॉन में पी ओ, और क्या हो जाएगा एस पी अपॉन में पी सी, और इधर क्या हो जाएगा μ2 माइनस μ1, ठीक है। एस पी से एस पी इधर कट गया, ठीक है, क्या हो जाएगा μ2 अपॉन में पी आई माइनस μ1 अपॉन में पी ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा μ2 माइनस μ1 अपॉन में पी सी। अब यहाँ तक आ गया, तो अब आगे करते हैं चिन्ह परिपाटी के नियम से। चिन्ह परिपाटी के नियम से, देखिए चिन्ह परिपाटी का नियम क्या कहता है कि जो ध्रुव है उसके इधर की दिशा,
ठीक है। इधर की दिशा को हम लोग लेते हैं निगेटिव, इधर की दिशा को हम लोग लेते हैं पॉजिटिव, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे आया है क्या, म्यू2 अपॉन में पी आई। तो पी आई क्या है, जो पी आई है देख लीजिए इस इमेज में पी आई क्या है, पी और आई, प्रतिबिंब आई पे बढ़ रहा है तो प्रतिबिंब की दूरी है, पी आई क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। अब प्रतिबिंब की दूरी को किससे सूचित करते हैं, भी से, लेकिन बना किधर है, इधर, तो इसका आंसर में माइनस लगा देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलिए पीओ क्या है, पी ओ वस्तु, यहाँ वस्तु, ओ ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, तो पीओ वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी। अब वस्तु की दूरी को किससे सूचित करते हैं, तो यू से, यू से क्योंकि इधर है, इसका आंसर में माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब अगला क्या आएगा, पीसी क्या है, देख लीजिए पीसी, यहाँ से बोला तो पीसी क्या है, तो पी से सी, तो केंद्र है, अभिलंब केंद्र तक आया था, तो पी से सी को हम आर से सूचित करते हैं, तो वक्रता त्रिज्या है। तो पीसी क्या है, वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या को हम लोग आर से सूचित करते हैं, लेकिन ई भी इधर आया है, इसका आंसर में भी क्या लगेगा, माइनस लगेगा, ठीक है। चलिए तो यही पूरा वैल्यू को हम लोग किस में रख देते हैं, पुट कर देते हैं ऊपर वाले में, तो क्या हो जाएगा, म्यू2 अपॉन में पी आई क्या है, माइनस भी, क्या हो जाएगा, माइनस म्यू1 अपॉन में पीओ क्या है, पीओ यू हो जाएगा, माइनस यू में, इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन में क्या हुआ, क्या है, पीसी क्या है, माइनस आर, माइनस कॉमन ले लेंगे इधर, ठीक है। तो म्यू2 अपॉन में भी माइनस क्या हो जाएगा, माइनस यदि कॉमन ले लिए हम लोग, जस्ट हम माइनस को कॉमन ले लिए, देखिए देखिए क्या बन जाएगा, माइनस को हम कॉमन लिए, देखिए क्या बन जाएगा, म्यू2 अपॉन में, यहाँ से माइनस कॉमन, माइनस माइनस कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू2 अपॉन में भी माइनस म्यू1 अपॉन में यू इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन में आर। यही हमको फॉर्मूला क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब यही प्रकाश की किरण, यही एक बात को यहाँ पर नोट करना है, यही प्रकाश की किरण, यही जो प्रकाश की किरण है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में न जाकर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, तो म्यू1 के जगह पे म्यू2 हो जाता और म्यू2 के जगह पे म्यू1 कर दिया जाता, ठीक है। लेकिन अभी प्रकाश जो प्रूव किए हैं, जो प्रकाश किरण है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, ठीक है। कंडीशन पता चल गया। यदि सघन माध्यम से हमको विरल में जाएगा तो फॉर्मूला म्यू2 के जगह पे म्यू1 या म्यू1 के जगह पे म्यू2 बदल जाता है, ठीक है। चलिए ये आपका प्रूफ हुआ। इस वीडियो में हम लोग इतना ही तक रहने देते हैं और इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए धन्यवाद।